वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। आज मजा आ गया सर, धन्य हो गया मैं आज। यस सर, ओवर टू यू सर। ओके, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा आप लोगों के इतने शानदार वेलकम के लिए। और जब भी मैं वेस्टिजियंस से मिलता हूं, जब भी वेस्टिजियंस को देखता हूं, तो एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे होता है। अभी हमारे बीच में एक विनोद पंडित जी हैं जो पूरी तरीके से एक्साइटेड हैं, एनर्जेटिक हैं, और इसी तरह के लोगों को देखने के बाद एक्साइटमेंट और दुगना हो जाता है। दोस्तों, मेरा नाम राजीव शर्मा है और मैं थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताना चाहूंगा। मेरा जो जन्म है वो एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, यूपी के एक छोटे से गांव के अंदर। तो इनिशियल जो शुरुआती जो मेरे बचपन के दिन थे वो एक गांव में बीते। उसके बाद मेरे पिताजी की जॉब लगी दिल्ली, गवर्नमेंट जॉब। तो एज अ टीचर तो हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। अब जब दिल्ली आए तो यहाँ लाइफ को सेटल करना था। इनिशियल फेज में बहुत स्ट्रगल हम लोगों की फैमिली ने देखे और बहुत टफ टाइम रहा शुरू का। पैसे बहुत कम हुआ करते थे और पढ़ाई लिखाई और दिल्ली में सेटल होने का प्रेशर था। तो जैसे जनरली सभी लोगों की लाइफ होती है शुरुआत में, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ऐसा ही कुछ बचपन में मेरे साथ हुआ था। और उस समय एक फीलिंग थी मन में कि कहीं ना कहीं आगे चल के इतना सारा पैसा कमाना है कि मेरे जितने भी सपने, क्योंकि बचपन से मैं बहुत बड़ा ड्रीमर रहा हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे कि गाड़ी हो, विदेश यात्राएं हो। तो मेरे वो सारे ड्रीम्स थे और मैं ऐसा सोचता था कि मैं आगे बहुत पढ़ूंगा लिखूंगा और नौकरी करके मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। और वैसे भी बचपन में या जैसे जैसे हम ग्रो अप होते हैं तो हम लोगों को प्रोग्राम किया जाता है हमारे पेरेंट्स के जरिए, या हमारे आजू बाजू के लोग हमें प्रोग्राम करते हैं कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को स्टेबल होना है तो सिर्फ एजुकेशन ही वो जरिया है जिसके जरिए हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। यानी हम जितना पढ़ लिख लेंगे हम अपनी जिंदगी में उतने स्टेबल हो जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा भ्रम है जो लोगों के मन में होता है। मैं एजुकेशन को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट आज की डेट में एजुकेशन कोई गारंटी नहीं है आपके अमीर बनने की। हाँ, मैं मानता हूँ एजुकेशन बेहद जरूरी है, बट नौकरी के जरिए हम अमीर नहीं बन सकते। लेकिन 99% लोग अपनी जिंदगी को ड्राइव करते हैं एक अच्छी नौकरी के लिए। तो ठीक उसी तरीके से मेरी भी परवरिश हो रही थी और मैंने 12th किया, उसके बाद में इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद में जॉब भी लगा और 1 साल नौकरी करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि बेटा अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अमेजिंग नहीं होने वाला है। यानी जैसी लाइफ चल रही है घिसट घिसट के बस वैसी ही चलती रहेगी और कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। बस पूरी जिंदगी हमें कॉम्प्रोमाइजेस पर जीनी है। और एक शब्द हम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के अंदर होता है जिसको बोलते हैं बजट। आई होप सब लोग जानते होंगे उसको, क्योंकि हम अपनी जिंदगी पूरे बजट पे चलाते हैं और बजट में फिस्कल डेफिसिट कई बार ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे ही कोई खर्चा आया तो हम बजट से बाहर हो जाते हैं। तो ये सब चैलेंजेस मेरी भी जिंदगी में थे और मैं प्रेयर करता रहता था ऊपर वाले से कि मुझे भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे, मुझे भी ऐसा कुछ मिले सो दैट मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। इस बीच मैंने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए और आपने देखा ही होगा जब हम इधर उधर बहुत हाथ पैर मारते हैं तो चारों तरफ से जनरली हमें नुकसान ही होता है। तो मैंने तरह तरह के अलग अलग बिजनेसेस ट्राई किए लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आया। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक सेमिनार में बुलाया, नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में। 2001 के आसपास की बात है। एक बहुत बड़ा इवेंट था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में और वो यूएसए की कंपनी हुआ करती थी और उस कंपनी के इवेंट में पूरी दुनिया से उस कंपनी के अचीवर्स आए हुए थे। और फ्रेंड, जब मैं पहली बार उस इवेंट के अंदर गया और हम में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम कुर्सी पर बैठ करके स्टेज पे देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमारी हमारा ड्रीम बनता है कि एक ना एक दिन हम भी स्टेज पे जाएं। दोस्तों, उसी तरीके से मेरे दिमाग में भी एक ड्रीम ने जन्म लिया कि मुझे भी उनके जैसा बनना है। वो जो स्टेज के ऊपर है उनका ड्रेसिंग और वो अपनी गाड़ियों के बारे में बता रहे थे। दोस्तों, 2001 के आसपास में जब मारुति 800 लोगों के पास नहीं हुआ करती थी, वो बात कर रहे थे मर्सिडीज की, बड़ी बड़ी गाड़ियों की, ऑडी की, बीएमडब्ल्यू की। तो मैंने कहा यार ये जो भी प्रोफेशन है मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या होता है और मुझे क्या करना पड़ेगा, बट मुझे यहाँ पे अपना लाइफ या कैरियर बनाना है। उस दिन मैंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर बिल्ड करना है। मुझे 2 रात नींद नहीं आई। मैंने फिर अपने स्पॉन्सर जिसने मुझे बुलाया था उसको फोन किया कि सर मुझे इस बिजनेस के बारे में बताइए, मैं इसे कैसे शुरू कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो इसे नहीं करूंगा। आप सोचिए, जो आदमी आपको मीटिंग में लेके जाए वही करना छोड़ दे तो प्रोस्पेक्ट की क्या मोटिवेशन होने वाली है।
बट दोस्तों मेरे सपने थे, बहुत जुनून था, आग थी, तो मैंने कहा आपको करना हो या ना करना हो लेकिन ये मुझे करना है। तो उन्होंने मुझे एक दूसरे व्यक्ति का नंबर दिया कि आप इनसे जाके मिलिए, ये इस बिजनेस को करते हैं और ये आपको स्पॉन्सर करा देंगे। तो मैंने उनको अप्रोच किया, लगभग 8,000 रुपए उस समय लगे जो कि मेरे पास नहीं थे। मैंने इधर उधर से लोन ले करके कुछ लोगों से उधार पैसे लिए, मैंने वो बिजनेस को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद में मैंने उसमें काम करना शुरू किया, यानी लोगों से मिलना शुरू किया। जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमें लोगों से मिलना होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, इनिशियल फेज में, बिल्कुल शुरुआत में, चूंकि हमें इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो ज्यादातर केसेस में शुरुआत में हमें रिजेक्शन मिलती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पूरे 6 महीने मैंने बहुत मेहनत करी। मैं जॉब के बाद लोगों को प्लान दिखाने जाया करता था, मिलने जाया करता था, तो सब जगह से मुझे सिर्फ रिजेक्शन मिला करता था। और हालत ये थी कि पूरे 6 महीने के अंदर मैं अपने साथ किसी भी व्यक्ति को स्पॉन्सर नहीं कर पाया था। और अब मेरी हालत बहुत अजीब हो गई, मतलब मुझे लगने लगा कि यार ये कुछ खास लोगों का बिजनेस होता है, या कंपनी कुछ लोगों को पैसे देती होगी जो वो अमीर बन जाते हैं। एक आम आदमी इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। तो ऐसी धीरे धीरे थॉट मेरे अंदर आने लगी, जैसा कि हमारे बहुत सारे नए साथियों के साथ होता है। जब वो इस बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं तो लगातार लगातार कई बार अगर उन्हें रिजेक्शन मिल जाता है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। बट एक अच्छी चीज जो मेरे साथ रही वो ये कि उस कंपनी के जो इवेंट्स और सेमिनार होते थे, मैं रेगुलर उनका पार्ट बना रहा। मैं रेगुलर उन मीटिंग्स और सेमिनार में जाता था। मैंने अपने आप को एजुकेशन मोड पे डाला हुआ था। और उसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे पॉजिटिव इमेज उस बिजनेस के प्रति मेरे मन में बनने लगी। और मैं धीरे धीरे सीखने लगा कि ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक इंडस्ट्री है, यहाँ पर भी हमें सीखना पड़ता है, जैसे कि किसी भी काम को सीखना होता है। तो मैं उस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बना रहा। फिर धीरे धीरे एक मौका ऐसा आया, मैं एक व्यक्ति से मिलने गया, तो उन्होंने मुझे दूसरी एक कंपनी का प्लान बताया जिसमें 3 जोड़ी पैंट कमीज के कपड़े मिला करते थे एज अ ज्वाइनिंग। और वो हमारे मित्र का नाम आप सभी लोग जानते हैं, मिस्टर रिजवान खान। उन्होंने मुझे एक इंडियन कंपनी में ज्वाइन कराया। और पुरानी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हुआ करते थे और इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत रीजनेबल प्राइस पे होते थे। तो मैंने बहुत तेजी से काम करना शुरू किया और केवल 6 महीने के अंदर अंदर मैंने अपनी सैलरी से ज्यादा इनकम इस कंपनी में कमाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों वहां से मुझे लगा कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा तो कमाया जा सकता है, बट एक अच्छी कंपनी का चुनाव बेहद जरूरी होता है। एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा मैनेजमेंट और एक अच्छी लीडरशिप, ये सब चीजें हमें शुरुआत में नहीं पता था। हमने उस कंपनी में दिन रात मेहनत करके काम किया। मैंने वहां से गाड़ी भी ली, अपनी सैलरी तो मैं कभी छूता ही नहीं था। तो धीरे धीरे जब लाइफ वहां सेटल होने लगी तो कुछ चैलेंजेस हमें आए। वो चैलेंजेस थे मैनेजमेंट की वजह से। वो कंपनी का जो मैनेजमेंट था वो बहुत उल्टे सीधे डिसीजन लिया करते थे, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं हुआ करती थी, हम नेटवर्क बिल्ड किया करते थे, वापस आते थे तो नेटवर्क फिर से खराब हो जाता था। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं जितनी हमने सोची थी। धीरे धीरे आगे चल के मैंने जॉब को भी क्विट कर दिया। मैंने सोचा कि मैं इस इंडस्ट्री में फुल टाइम काम करूंगा। तो मैंने जॉब छोड़ा और फुल टाइम उस कंपनी में जब काम करना शुरू किया, धीरे धीरे गलत मैनेजमेंट के डिसीजंस की वजह से उस कंपनी का बिजनेस डाउन होने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि हम लोग बिल्कुल इनकम में लोअर लेवल पे आ गए। और दोस्तों हमारा एक नेचर था कि हम किसी भी कंपनी में अगर हम काम करेंगे तो तब तक करेंगे जब तक वो कंपनी की फाइनल पोजीशन हमें क्लियर ना हो जाए। दिसंबर 2012 में वो कंपनी अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से बंद हो गई। और लगभग 10 साल मैंने उस कंपनी में काम किया। और 10 साल का अनुभव लेने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करना चाहते हैं उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि खराब मैनेजमेंट ये बिल्कुल ठीक इसी तरीके से है जैसे हम किसी बस या किसी पब्लिक व्हीकल में बैठे हैं और उसका जो ड्राइवर है वो अगर गाड़ी को लापरवाही से चलाएगा तो हमारी जिंदगी के साथ क्या हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार जब हम बस से सफर करते हैं तो कुछ ड्राइवर्स बहुत गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो वो लोगों की जिंदगी रिस्क पे होती है। ठीक इसी तरीके से अगर कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं है तो हमारा कैरियर भी बिल्ड नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसी पासोपेश में हम लोग लगे रहे और फाइनेंशियली हम लोग बहुत वीक हो गए। और एक समय ऐसा है जब वो कंपनी बंद हो गई तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर से भरोसा उठ गया। मुझे लगने लगा कि ये कैरियर नहीं है, इससे पैसा तो कमाया जा सकता है बट आप नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ कैरियर नहीं ले सकते। इसी बीच ये सब चीजें मन में चली रही थी। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति ओवरऑल जो हमारा नजरिया था वो नेगेटिव हो गया था। तो एक सज्जन थे जो पिछले 2 साल से लगातार मुझे फोन किया करते थे। और इस बार भी उनका फोन आया। हालांकि जब पिछले 2 साल से उन्होंने फोन करना शुरू किया था तो
शुरू के 2-3 महीने मैंने बात की, उसके बाद मैंने उनका फोन भी उठाना बंद कर दिया था। बट जब वो चूंकि कंपनी बंद हुई, वो हर महीने फोन किया करते, तो इस बार मैंने उनका फोन उठाया। और वो और कोई नहीं, हम सबके मैजिकल मैन, हम सबके गुरु मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना जी वो शख्सियत थे। उनका फोन आया, मैंने उनका फोन पिक किया और उन्होंने बोला कि राजीव, बड़ा बुरा लगा ऐसे सुनकर के आपकी कंपनी बंद हो गई है, और क्या हम एक बार बैठ सकते हैं वेस्टीज के लिए। तो उस समय मैंने मना कर दिया फ्रेंड्स कि अब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। अगर हमारी पुरानी कंपनी खुलेगी तो ही हम करेंगे, अदरवाइज अब नई कोई कंपनी हमें नहीं करनी है। तो विवेक सर ने बोला कि दोस्त, देखने में क्या जाता है, एक बार देख लीजिए, आप करें या ना करें वो आपका डिसीजन रहेगा। अब इसी बीच हम 5 लोग हमेशा एक साथ रहा करते थे। हम पांचों के बारे में पॉपुलर था कि जब भी किसी से मिलना है तो हम पांचों हमेशा एक ही जगह मिलेंगे, और वो थे राजकुमार गिरी जी, धर्मेंद्र मान जी, रिजवान जी, रेहान जी और मैं। तो जैसे ही विवेक सर से कम्युनिकेशन हुआ तो मैंने पांचों लोगों को, बाकी चारों लोगों को बोला, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे विवेक सक्सेना जी हैं कोई बरेली से, और कोई कंपनी है जिसका नाम है वेस्टीज, और वो हमसे मिलना चाहते हैं। तो धर्मेंद्र मान जी ने बोला कि यार, वेस्टीज के बारे में मैंने एक चीज सुनी है कि उस कंपनी को जो चलाने वाली शख्सियत है उसका नाम है गौतम बाली, और बाली सर को वो पहले से जानते थे, और उन्होंने कहा कि अगर बाली सर इस कंपनी को चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा जरूर हो सकता है, हम सबको चल के देखना चाहिए। तो ऐसे हम पांचों लोग विवेक सर से मिलने के लिए गए नोएडा, और वहां उन्होंने प्लान दिखाया। और पहली बार, जैसे कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों, हमें भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि नोनी स्प्रोलिना और ये सब चीज हमारे लिए बिल्कुल नया था, और प्लान भी हमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ था। विवेक सर ने जो 636,216 जो हमारा पोटेंशियल इनकम है, लास्ट वाला जो पेज है, जब वो बताया तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ यार, थोड़ा बहुत इसमें कुछ किया जा सकता है। और विवेक सर ने एक बात और बताई कि आने वाला जो समय है वो फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री का है। आने वाले समय में लोगों का जैसे जैसे खान पान खराब होगा, तनाव बढ़ेगा, लोगों की इम्यूनिटी वीक होगी और लोग बीमार पड़ेंगे, तो ये फूड सप्लीमेंट सबसे ज्यादा लोग यूज करेंगे, क्योंकि फ्यूचर का बिजनेस है। तो ये कुछ चीजें समझ में आई, और उन्होंने बाली सर से और सिद्धार्थ जी से मिलवाने के लिए हमारी मीटिंग तय की। और दोस्तों 5 मार्च 2012, मुझे वो दिन इसलिए याद रहेगा हमेशा क्योंकि उस दिन बाली सर का बर्थडे था। हम पांचों लोग ओखला ऑफिस पहुंचे, वहां सिद्धार्थ जी से मिलने का मौका मिला, और सिद्धार्थ जी ने अपनी इनकम बताई, उस समय 19 लाख प्लस का चेक। और 19 लाख रुपए सुनकर दोस्तों हमें यकीन नहीं हुआ कि 19 लाख रुपए एक महीने के। मैंने फिर से रिकन्फर्म किया, मैंने कहा सर ये 19 लाख एक महीने के, एक साल के? तो सिद्धार्थ जी ने मुस्कुरा करके बोला, भाई ये एक महीने के हैं। और फिर उन्होंने मुझे वो पूरी उनकी बुकलेट दिखाई, जो शुरुआत से उनके चेक थे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। और दोस्तों यकीन मानिए, 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के बाद हम पहली बार एक ऐसे शख्स से मिले थे जिसकी एक महीने की इनकम 19 लाख रुपए की थी। तो पहली बार में तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर धीरे 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 मैंने अपने एक दोस्त से बैंक में पता करवाया, उसने बोला हाँ ये बिल्कुल सही बात है। तो हम पांचों लोग बहुत एक्साइटेड हुए, और इसी बीच बाली सर से मिलने का मौका मिला। यहाँ तक हम प्रोडक्ट, कंपनी प्लान, सब चीज पे कन्विंस थे। बस एक मन में डर था, और वो ज्यादातर लोगों के मन में डर रहता है, भाग गई तो। हालांकि ये इनवैलिड सवाल है, बट दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। जब बाली सर से हमारी मुलाकात हुई तो बाली सर से हमने सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा सर सारी बातें ठीक है, बट एक बात का जवाब दो कि अगर कंपनी भाग गई तो बाली सर पहले तो बहुत तेज हंसे, और उन्होंने बोला कि जितने भी नेटवर्कर मुझसे मिलते हैं उसमें से 70% से ज्यादा लोगों का सिर्फ यही डाउट और सवाल रहता है कि भाग गई तो। तब बाली सर ने वो सारी चीजें हमसे शेयर की जो एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर होनी चाहिए। बाली सर ने बताया कि मैं, दीपक सर और कन्वर सर, हम लोग प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटियर हैं, हमने बड़ी बड़ी कंपनियों में, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों में काम किया है, और वहां उनका एक्सपीरियंस सुना। उसके अलावा पूरी दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग में क्या प्लान्स होते हैं, कैसे वो कंपनी काम करती हैं, क्या वो कारण है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बंद होती हैं, और कैसे वेस्टीज ने एक एक चीज को पहले दिन से इंप्रूव करके रखा। बाली सर ने एटर्निटी दिखाई। तो वो सारी चीज देखने के बाद दोस्तों पहली बार एक पॉजिटिव फीलिंग अंदर आई कि हाँ, इस कंपनी में बहुत बड़ा किया जा सकता है। और एक एक जो होता है ना, कुछ लोगों से मिलके आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो सिद्धार्थ जी और बाली सर से उस दिन मुलाकात होने के बाद ऐसा लगा कि शायद हमारे जो अधूरे सपने हैं, जो बड़े बड़े सपने हमने देखे हुए हैं, जो मर्सिडीज कार की हम बात करते हैं, जो विदेश यात्राओं की बात करते हैं, वो अगर पूरा हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी में पूरा हो सकता है। दोस्त, उस दिन हम पांचों लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया। हम पांचों लोगों ने एक फर्म बनाई जिसका नाम है ग्रो रिच एसोसिएट्स, और हम पांचों ने एक कमिटमेंट के साथ उस बिजनेस को ज्वाइन किया कि टॉप 10 लोगों में हमारा एक ना एक दिन नाम होगा, टर्नओवर वाइज, इनकम वाइज।
और उस समय उस सपने को लेकर के हम पांचों लोगों ने ज्वाइन किया बिजनेस को और शुरू किया। हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे साथ बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन यकीन मानिए जितने लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा था उनमें से तो कोई नहीं आया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं था, उन लोगों ने हमारे साथ में शुरुआत की। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा उन शुरुआती लोगों को, जिसमें संजय यादव जी, राज मोहम्मद जी, करण जी, ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में हमारे ऊपर भरोसा किया। दोस्तों हमने काम करना शुरू किया और मजे की बात बताऊं, प्रॉब्लम डिसीजन लेने में नहीं होती, प्रॉब्लम हमेशा काम करने में होती है। जब हम काम शुरू करते हैं तो चैलेंजेस तब आते हैं, डिसीजन लेने में कभी भी कोई चैलेंज नहीं आता। जब हमने इस बिजनेस को करना शुरू करा तो अजीब अजीब तरह के चैलेंजेस हमारी जिंदगी में आए। पहली चीज तो हमारे पास, चूंकि फाइनेंशियली हम लोग बहुत ब्रेक हो चुके थे, 6-7 महीने से कंपनी बंद थी, उससे पहले भी हमारी इनकम बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो फाइनेंशियली हम लोग बहुत क्रंच में थे। अ, शायद स्क्रीन शेयर कर रहा है जी। जी सर, मैं तो चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ सर, फाइनेंशियली आप प्लीज कंटिन्यू, मैं चेक कर रहा हूँ, प्लीज जी, सर। तो जैसे ही हमने काम करना शुरू किया हमारे पास पैसे नहीं थे, तो सबसे पहला जो हमें चैलेंज मिला वो था कैसे कम पैसों में गुजारा किया जाए। दोस्तों मुझे आज भी याद है वो दिन, 50 रुपए जेब में हुआ करते थे और हमें ये सोचना पड़ता था कि 50 रुपए का हम पेट्रोल डलवाएं या 50 रुपए का हम खाना खाएं। इतने टफ टाइम में हम लोगों ने काम किया। बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस में, अब मतलब अब तो सोच कर भी अजीब सा लगता है उस समय की बातें। पैसे नहीं हुआ करते थे, हम लोग कई बार पैदल भी जाया करते थे, बसों में ट्रैवल किया करते थे, पूरी पूरी रात सर्दियों का कोहरे में बसों में ट्रैवल किया करते थे। ट्रेन में थर्ड जो जर्नल क्लास होती है जनरली, हम उससे जाया करते थे। कई बार मतलब ठंड के मारे बुरा हाल होता था। एक बार मैं कलकत्ता जा रहा था राजधानी से, तो कानपुर सेंट्रल देख करके मुझे वो रात याद आई जब टीटी ने मुझे पकड़ लिया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने टिकट भी नहीं लिया था। विदाउट टिकट जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो टीटी आपकी क्या सेवा करता है, वो भी हमने भुगता हुआ है। पूरी रात कानपुर सेंट्रल पे उस टीटी ने मुझे बिठा के रखा था। तो ये सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए हम लोग आगे बढ़े, काम करना शुरू किया। प्रोडक्ट वाइज बड़े सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि जनरली हम हेल्थ सप्लीमेंट में काम करते हैं और हमें उसकी पहले से कोई नॉलेज नहीं होती। मेरे एक फ्रेंड को मैंने एलोवेरा दिया, उसे लूज मोशन लग गया और उसकी वाइफ ने मुझे बहुत सारी बातें सुना दी। इसके अलावा इस तरह के चैलेंजेस बहुत आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए। एक बार को तो मन में भी आया कि यार हमने क्या पंगा ले लिया, लेकिन अपलाइन के साथ टच में रहे, बात करते रहे, अपलाइन हमेशा हिम्मत बंधाते रहे और हमारा जो फोकस होता था वो अपने सपनों के ऊपर होता था। मेरी जो मोटरसाइकिल थी उसका जो इंडिकेटर थे वो टूटे पड़े रहा करते थे। लाल रंग की हीरो होंडा पैशन मोटरसाइकिल से मैंने बिजनेस शुरू किया था। बहुत टफ टाइम में हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया। एक बार मुझे अच्छे से याद है, एक सज्जन ने मुझे कलकत्ता बुलाया और कैसे कैसे मैं पैसे उधार लेकर के मैंने टिकट का रिजर्वेशन कराया। 3 दिन के लिए बोला कि 3 दिन के लिए कम से कम आना है, और मैं कलकत्ता पहुंचा और वहां जाके उसको फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। और माय डियर फ्रेंड्स, 3 दिन मैं कलकत्ता होटल लेकर के रहा और 3 दिन वो मुझे नहीं मिला। और जब तीसरे दिन रात को जब मैंने वापसी की ट्रेन पकड़ी तो जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा उस आदमी का फोन आया, बोले सर आए नहीं आप। मैंने कहा भाई मैं 3 दिन से कलकत्ता में और पैसे उधार लेके आया था। तो उसने बोला तो फोन कर देते। मैंने कहा 3 दिन से लगातार फोन मिला रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक्चुअली मैं ससुराल चला गया था, वहां मेरे सिग्नल नहीं आते। तो इस तरह के चैलेंजेस आई होप आप लोगों की भी जिंदगी में आ रहे होंगे, हमारी भी जिंदगी में आए। लेकिन उन सब चैलेंजेस को झेलते हुए हम आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि अगर हम डटे रहे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, और अगर हिम्मत हार गए तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ये सब कुछ करते 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 चैलेंजेस को फेस करते हुए दोस्तों, अगर मैं आज की बात बताऊं तो आज हम पांचों लोग, मैं मर्सिडीज ड्राइव करता हूँ, मेरे जो पांचों साथी हैं वो ऑडी चलाते हैं, और ना सिर्फ मैं और वो पांचों साथी बल्कि हमारे नेटवर्क में लगभग 30 के आसपास लोग ऐसे हैं जो लग्जरी कार चलाते हैं। इसके अलावा 9 कंट्री में यहाँ से विदेश यात्राएं करके आ चुका हूँ। अगर मैं ग्रोरिच की इनकम की बात करूं तो ग्रोरिच की जो एवरेज इनकम है वो लगभग 20 से 25 लाख रुपए महीना है। और हम सबकी भी अलग अलग इंडिविजुअल आईडीज है। अगर हम पांचों की इनकम को क्लब करें तो 40 से 50 लाख रुपए आप हर महीने हम लोग इस बिजनेस से कमाते हैं। तो दोस्तों जो सपने थे, जो ड्रीम थे, विदेश यात्राएं, हवाई जहाज से यात्राएं, मर्सिडीज, वो सारे सपने इस बिजनेस ने पूरे किए हैं। अब जो सपना है, अब वो सपना जो है वो सिर्फ इतना सा है कि हमारी टीम के जितने लोग हैं उन सब के पास मर्सिडीज आनी चाहिए, उन सब लोगों की लाखों रुपए महीने की इनकम होनी चाहिए। तो अब हम टीम के लोगों के लिए काम करते हैं। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप जो सपने देख सकते हैं वो सब इसके अंदर पूरे कर सकते हैं।
आप हमारे साथ जब विदेश यात्राओं पे जाएंगे, वो मस्ती जो एंजॉय हम लोग करते हैं विदेश यात्राओं में, मुझे आज भी याद है जब मेरी पहली विदेश यात्रा थी, मैं थाईलैंड गया था। उससे पहले मैं किसी इंटरनेशनल फ्लाइट में नहीं बैठा था। और पहली विदेश यात्रा जब थी तो हम एयरपोर्ट पहले सबसे पहले तो हम हवाई जहाज में बैठते समय फोटो खींच खींच के हमने बुरी हालत कर दी था। जो एयर होस्टेस होती बेचारी वो भी परेशान हो जाती है, इतने फोटोग्राफ्स लोग वेस्टिजियन खींचते हैं। उसके बाद में जब हम थाईलैंड पहुंचे तो वहाँ 5 स्टार होटल, इतना खूबसूरत होटल देख करके आई मीन हम हमारे लिए वो एक यूनिक चीज थी। और आप भी जब पहली बार जाओगे तो आपके लिए भी एक यूनिक एहसास होने वाला है। मुझे आज भी याद है दोस्त, जब हम पहली बार 5 स्टार होटल में पहुंचे, वहाँ अजीब अजीब सी चीजें हुई और बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग वहाँ। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो आप सभी लोगों को हम तब तक पकड़ के रखेंगे जब तक आप लोगों को विदेश यात्रा नहीं करवा लेंगे। अगर मैं बात करूं थाईलैंड, दुबई, बाली, इंडोनेशिया, इसके अलावा यूरोप के टूर में बहुत सारी कंट्री यहाँ से विजिट कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा मैं अपने बारे में बताया। अब मैं बात करता हूँ कि हम इस बिजनेस में अगर सफल होना चाहते हैं तो इन लगभग 8 साल की जो मेरी जर्नी रही उसके आधार पे मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। 8 साल वेस्टीज में और लगभग 10 साल एक अन्य कंपनी में मुझे हो गए हैं। तो इस लंबे सफर में नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहली चीज तो हमें सही कंपनी का चुनाव करना है। सबसे बड़ी चीज कि कंपनी कौन सी करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, 18 साल के तजुर्बे के बाद मैं आपसे सिर्फ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि अभी इस समय पूरी दुनिया में वेस्टीज के कंपटीशन में कोई कंपनी नहीं है। दोस्तों ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये इसको बात को बोलने के पीछे कुछ लॉजिक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कंपनी पूरी दुनिया की 100 सबसे अच्छी कंपनियों में अपना नाम दर्ज कराया है और हम टॉप 30th रैंक पे हम लोग हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसने इतनी मल्टीफोल्ड जंप ली हो, यानी पहले 90, फिर 63 और फिर उसके बाद 30th रैंक लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। दोस्तों बिलीव मी, आज की डेट में जब और कंपनियों की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, उनकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है, और हमारी कंपनी में लोगों ने रिकॉर्ड बनाए हैं। मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्रैल में मार्च से ज्यादा बिजनेस किया है, और एक टीम तो ऐसी है जिसने अब तक का सबसे हाईएस्ट बिजनेस अप्रैल में करा है। दोस्तों ये वो कंपनी है जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, ये वो मैनेजमेंट है जो प्रोफेशनल है, और सबसे बड़ी बात बताऊं, प्रोफेशनल से भी आगे, ये वो मैनेजमेंट है जिसका दिल एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए धड़कता है। दोस्तों बाली सर, दीपक सर, कन्वर सर, आप कभी भी इनसे मिलोगे, ये हम लोगों के लिए सोचते हैं। तो ऐसा मैनेजमेंट जो प्रोफेशनल भी है, इमोशनल भी है, ऐसी कंपनी दोस्तों कहीं नहीं मिलने वाली है। हमें हमें करना क्या है, सिर्फ इस कंपनी के अंदर सबसे पहले अपना फेथ मजबूत करना है, और उसके बाद काम करना शुरू करना है अपने अपलाइंस की गाइडलाइंस में। जो हमारा सिस्टम बोलता है, जो हमारे सीनियर्स बोलते हैं, बस उसको फॉलो करते हुए हमें काम करना है, और तब तक नहीं हिलना है जब तक सफलता हमें नहीं मिल जाती। दोस्तों पहले सही कंपनी का चुनाव करना है, और दूसरा काम करने के तरीके को, मैंने बहुत सारे साथियों को देखा है जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरू करते हैं और थोड़ी सी असफलता मिलने की वजह से वो इधर उधर दूसरी कंपनियों में जंप लगाते हैं। दोस्तों अगर इस तरीके से कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है, वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता। हमें 2 से 5 साल, बहुत सारे लोगों ने मेरी एक स्टोरी जो मैं चाइनीज बैम्बू सुनाता हूँ मीटिंग्स में, वो सुनी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां हमें नेटवर्क की एजुकेशन के ऊपर काम करना होता है। हमें पैसे तब नहीं आते जब कोई प्रोडक्ट बिकता है, हमें पैसे तब आते हैं जब हमारी टीम में कुछ लीडर्स डेवलप होते हैं। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इंजीनियरिंग के लिए यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर के लिए यूनिवर्सिटी है, हर चीज सिखाई जाती है, बट नेटवर्क मार्केटिंग का कोई प्रोफेशनल कोर्स अब तक नहीं था। हालांकि अब कुछ इंस्टीट्यूट में और कुछ यूनिवर्सिटीज में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, बट कोई प्रोफेशनल एजुकेशन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, और हमें सब कुछ यहीं से सीखना होता है। और इसकी जो ट्यूशन फीस होती है वो हमारी गलतियां होती हैं। हम जितना गलतियां करेंगे उतना ज्यादा सीखते हैं। तो सीखने के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। पहले 2 से लेके 5 साल हमें इस बिजनेस में सीखने में लगते हैं, क्योंकि ये बिजनेस मैन मैनेजमेंट का है। हमें लोगों के साथ काम करना होता है, और लोगों के अलग अलग माइंडसेट होते हैं। आप कभी भी देखिएगा, जब आप लोगों के साथ काम करेंगे, आप सोचेंगे लोगों के भले के लिए, लेकिन लोगों को क्या लगेगा, ये अपने पीवी बढ़ाने के लिए आए। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है सीखने के लिए। यहाँ हमें
चार एंगल पे बहुत कुछ सीखना होता है। सबसे पहले स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली, ये चार तरह की शिक्षाएं हमें लेनी होती हैं। और जैसे जैसे हम इनमें परफेक्ट होते रहते हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर में परफेक्ट होते हैं, हम एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी जैसे जैसे बनते चले जाते हैं, वैसे वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा जितने भी अचीवर्स होते हैं, जितने भी लीडर्स होते हैं, उनके अंदर एक कमाल की मैग्नेटिज्म होती है। लोग उनके पास आना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। दोस्तों, वही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हमें डेवलप करनी होती है अपने अंदर, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। और वो कब आएगी? वो तब आएगी जब हम इसके एजुकेशन पार्ट का हिस्सा बनेंगे। हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी है, हमें बहुत सारी वीडियोस सुननी है, हमें अपलाइन से रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग करनी है। ये जो जूम मीटिंग्स हो रही है, हमें रेगुलर बेसिस पे इनका पार्ट बनना है। यानी इस बिजनेस में आप कितना कमा सकते हैं, ये उस बात पे निर्भर करता है कि आप कितना सीख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इनकम नहीं आ रही है तो इतना समझ लेना कि कहीं ना कहीं सीखने में भी कोई चूक हुई है। इसमें जितना सिद्धार्थ जी बोलते हैं कि इस बिजनेस को सबसे पहले सीखते हैं, फिर करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर करते हैं, और ये प्रोसेस लाइफ टाइम चलता रहता है। आज सिद्धार्थ जी भी कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, दीपक सर भी कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो सीखने की कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पार्ट का हिस्सा बनना होगा। अभी तो हमारे सेमिनार्स वगैरह नहीं हो रहे हैं, जूम के ऊपर ही हमें सेमिनार मिल रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा जैसा एक्सपर्ट बोल रहे हैं, अगला 1 साल हम कोई मीटिंग्स और सेमिनार नहीं कर पाएंगे। तो जूम के ऊपर ही हमारी ट्रेनिंग्स होने वाली है। कंपनी भी धीरे धीरे वेबिनार और ब्रॉडकास्ट लेकर के आ रही है। तो जूम के ऊपर हमें जो भी करना है वो सीखना है। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर जो हमारे वीडियोस है वो हमें सीखने होंगे। तो सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और आपने देखा होगा, जब बाढ़ आती है या तूफान आता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। आप में से कुछ लोग बिहार से बिलोंग करते होंगे या आसाम से बिलोंग करते होंगे। ये वो जगह है जहां बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। आपका सीतामढ़ी और इधर दरभंगा इस साइड में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। और जब बाढ़ आती है तो सब तहस नहस हो जाता है, लेकिन बाढ़ आने के बाद एक पॉजिटिव पहलू भी आता है कि उस क्षेत्र की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस हम सब लोगों के सामने आया है, मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है। तो हालांकि ये गलत है, बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया, बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं, भगवान सबकी रक्षा करे। लेकिन ये कोरोना वायरस का जो संकट है, हमें कुछ नई चीजें भी सिखा के गया है। जैसे हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। आज सब कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित हो गया है। जो भी साथी जूम मीटिंग्स, यूट्यूब शेयरिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी किसी विपरीत परिस्थिति में हमें ब्लेम नहीं करना है, हमें उसके अंदर अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। मेरी अभी एक लीडर से बात हो रही थी, वो छत्तीसगढ़ से हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सर, मेरा इस महीने अब तक का सबसे हाईएस्ट बिजनेस गया और मैं घर से नहीं निकला। यानी मैं पूरी टीम के साथ जूम के जरिए कनेक्टेड हूं। तो एक नया चीज हमें देखने को मिला है। हमें धीरे धीरे जल्दी से जूम के अंदर परफेक्ट होना है। तो सीखने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। इसके साथ ही साथ हमें जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं सारी अटेंड करनी है, और साथ ही साथ किताबें हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आती हैं। मैं हर मीटिंग के अंदर आप लोगों से शेयर करता हूं, 5 किताबें ऐसी हैं जो इस बिजनेस में हमारी लाइफ बदल सकती हैं। दोस्तों, बेसिकली किताब को मैं सबसे बेस्ट क्यों मानता हूं? हर आदमी की अपनी एक थॉट होती है। हर आदमी ने अपने पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल में कुछ ना कुछ सीखा है। जैसे हम लोगों की थॉट होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या उतनी चादर, उतने पैर फैलाओ जितनी चादर है। तो बचपन से लेकर के हम अब तक कुछ ना कुछ सीखते हैं। और एक चीज ध्यान से नोटिस करना, जब कोई हमें सिखाने की कोशिश करता है तो कुछ लोगों की बात हम मानते हैं और कुछ लोगों की बात हम नहीं मानते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन किताबें एक थर्ड पार्टी का काम करती हैं। वह जब हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो हमारा दिमाग ही हमें सजेशन दे रहा होता है। तो जितने भी सफल व्यक्ति हैं, जितने भी सफल लोग हैं, ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में बल्कि बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं, दोस्तों मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स इस लॉकडाउन पीरियड के बीच में मैंने स्टडी करी है। तो उन सभी का कहना है कि किताबें सबसे बड़े साथी होती हैं, और जितने भी सफल लोग हैं वो किताबों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, इस दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। वो हर 2 से 3 दिन के अंदर एक बुक पढ़ते हैं। वो साल की लगभग
100 से 150 किताबें पढ़ते हैं, 100 से 150 किताबें हर साल पढ़ते हैं। दोस्तों ये बुक्स हमारी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत बदलाव लाती हैं। सबसे पहले ये हमारे दिमाग के सोचने के तरीके को चेंज कर देती हैं। 5 किताबें जो मैं सब लोगों से बात करता हूं जो बेहद जरूरी हैं, हर नेटवर्कर को पढ़नी चाहिए। उसमें सबसे पहली किताब का नाम है बिजनेस स्कूल। दोस्तों बिजनेस स्कूल एक ऐसी किताब है जो हमारे थॉट पैटर्न को बहुत बदलती है। हमें किससे क्या बात करनी है। जनरली हम लोगों से पैसे की बात करते हैं और आपने नोटिस किया होगा कि हम अपने से ज्यादा फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोगों को स्पॉन्सर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब हम बात पैसे की करते हैं तो हमसे ज्यादा अमीर लोग जो होते हैं वो फिर हमारे हुलिये को देखते हैं, और शुरुआत में जब हम स्ट्रगलिंग मोड में होते हैं तो हमारे पास दिखाने को कुछ होता नहीं, तो वो लोगों को क्या लगता है कि इसमें इनकम नहीं आती है। आप अपने नेटवर्क को स्टडी कीजिएगा। दोस्तों 80 to 90% लोग आपके नेटवर्क में वो होते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपसे कम होता है। और अगर आपको नेटवर्क में तेजी से ग्रोथ लेके आनी है तो आपको अपने से ज्यादा अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोगों को स्पॉन्सर करना होगा। और वो कब होंगे? जब आप उस तरह की बातें करेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा बिजनेस स्कूल के अंदर कि हम अपने प्रोस्पेक्ट और अच्छे प्रोस्पेक्ट से क्या बातें करें। दूसरी किताब जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है सवाल ही जवाब है। इसके जो राइटर हैं वो है एलन पीज। मैं किताब का नाम दोबारा बोलूंगा, सवाल ही जवाब है। दोस्तों ये बहुत ही शानदार किताब है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि 5 बार 6 बार 10 बार इस किताब को घोट के पी जाइए। इसके अंदर 2-3 चीजें जो सबसे अच्छी है, एक औसत का नियम हमें पता लगता है। शुरुआत में जब हम इस बिजनेस को कर रहे होते हैं तो हमें रिजेक्शंस मिलती हैं, और रिजेक्शन हर आदमी को कमजोर बना देती है। लेकिन ये किताब आपको बताएगी कि रिजेक्शन हमारे बिजनेस का पार्ट है, लाइफ टाइम हमें रिजेक्शन मिलने वाली है। तो और उसका भी एक एवरेज निकाल करके उस किताब में दिया है। और दूसरा जो सबसे शानदार चीज मुझे इस किताब की लगी वो ये कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर एक चीज होती है जिसे हम पीएमएफ बोलते हैं। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, राजू जी है या मोइन खान जी है या कोई भी है लीडर्स, इनको कोई बोलता नहीं है कि रीपर्चेज कर लो, मीटिंग अटेंड कर लो। पता है क्यों? क्योंकि इनका पीएमएफ क्लियर है, इनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्लियर है। इनको पुश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी बहुत सारी डाउनलाइन ऐसी होती है जिनको हमें धक्के मार मार के परचेजिंग करानी पड़ती है, धक्के मार मार के मीटिंग में बुलाना पड़ता है। तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? वो प्रॉम्प्टली एक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्हें उनका पीएमएफ क्लियर नहीं है। उन्हें लगता ही नहीं कि उनके सपने इस बिजनेस से पूरे हो सकते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले खुद ये किताब पढ़नी है और उसके बाद हमें अपनी टीम के एक एक आदमी को ये किताब पढ़वानी है। क्योंकि अगर उन्होंने ये किताब पढ़ ली तो ये किताब उनका पीएमएफ क्लियर कर देगी और फिर आपको उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। और दोस्त याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी टीम से सिर्फ वो काम करा सकते हैं जो आप खुद करते हैं। अगर आप खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी टीम बिल्कुल नहीं करने वाली है। इसे मंकी सी मंकी डू बिजनेस भी कहते हैं। आप जैसा करोगे वैसा आपकी टीम करेगी, आप जैसा बोलोगे वैसा आपकी टीम नहीं करेगी। तो पहली किताब बिजनेस स्कूल, दूसरी किताब सवाल ही जवाब है, और तीसरी किताब दोस्तों जो बहुत ही जरूरी है उस किताब का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कहीं ना कहीं लोअर या तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, और हमारे आसपास का जो समाज होता है वो कैसा होता है? वो भी ऐसा ही होता है। ज्यादातर लोगों की सोच बहुत छोटी होती है, वो बड़ा नहीं सोचते। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 3 तरह के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। एक वो जो बहुत छोटा सोचते हैं, दूसरे वो जो मीडियम सोचते हैं, और तीसरी कैटेगरी वो होती है जो बहुत बड़ा सोचते हैं, बहुत आगे का सोचते हैं। आप कभी नोटिस करना, देखिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। आप कभी देखिएगा उन लोगों को जो दिहाड़ी बेसिस पे काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, इन लोगों की जो सोच होती है वो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन की होती है। कभी आप इनसे बात कीजिएगा, वो हमेशा सिर्फ आज की टेंशन लेते हैं कि आज मेरी दिहाड़ी पूरी हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों ये पहली कैटेगरी है जो छोटा सोचते हैं। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है मिडिल क्लास सोच। आप नौकरी करने वालों से अगर बात करेंगे तो उनकी सोच 1 या 2 महीने की होती है, बहुत अगर होगी तो 6 महीने की होगी, लेकिन वो कभी 1 साल से ज्यादा सोच ही नहीं पाते। और दोस्तों तीसरी सोच होती है सफल लोगों की, जो बहुत बड़ा सोचते हैं, जो बहुत दूर का सोचते हैं। आप कभी भी किसी बड़े बिजनेसमैन की बात सुनिएगा, वो 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल की बात करेंगे। दोस्तों आपको पता है रतन टाटा ने 1980s में एयरलाइंस लॉन्च कर दी थी, जो आज इंडियन एयरलाइंस है।
वो टाटा ग्रुप की एयरलाइंस हुआ करती थी। दोस्तों जो बिजनेसमैन होते हैं वो बहुत दूर का सोचते हैं, हम लोग कहाँ तक सोचते हैं। ये जो किताब है ना, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये आपको बताएगी कि कैसे हमें एक व्यापारी की तरह सोचना है, कैसे दूर का सोचना है। क्योंकि जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं होगी, हमारी टीम की सोच भी बड़ी नहीं होगी। तो दोस्तों हमें बड़ा सोचना सीखना है, हमें बड़ा विजुअलाइज करना सीखना है, जिसमें मदद करती है बड़ी सोच का बड़ा जादू। चौथी किताब जो इस बिजनेस में जरूरी है, उस किताब का नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों इस जूम मीटिंग के अंदर जितने लोग हैं, वो सभी लोग सिद्धार्थ जी की तरह 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, लेकिन वो कमाने के लिए हमें इस्तेमाल करना सीखना होगा अपना सबकॉन्शियस माइंड। हम में से ज्यादातर लोग अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। आप में से जितने लोग एसटीएम में आए होंगे या सिद्धार्थ जी का एसबीसी आप लोगों ने अटेंड किया होगा, वहां पे ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी जाती है, लेकिन ये किताब पढ़ के भी आप इसको सीख सकते हैं, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जितने भी सफल व्यक्ति होते हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी असफल लोग होते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए सबकॉन्शियस माइंड का सीखना बहुत जरूरी है। तो चौथी किताब ये, और पांचवी किताब जो मेरी फेवरेट है वो है सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड। सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड दोस्तों, पैसा, पैसे के बारे में हमारी सबकी एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को जब तक हम इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक हम अमीर नहीं बन सकते। तो ये किताब भी हमें जरूर पढ़नी है। मैं पांचों किताब दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमारी पहली किताब का नाम है बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट कियोसाकी। दूसरी किताब का नाम है सवाल ही जवाब है। तीसरी किताब का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। चौथी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और पांचवी सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड। ये 5 किताब हमें 4 से 5 बार खुद पढ़नी है, 4 से 5 बार कम से कम, और उसके बाद हमें अपनी टीम को इसके बारे में बात करना है। मैंने एक अपने टीम के साथी को बोला किताब पढ़ने के लिए, तो उसने एक बड़ी अजीब सी समस्या मुझे बताई। बोले सर मैं जैसे ही किताब पढ़ना शुरू करता हूँ मुझे नींद आ जाती है। मैंने कहा वेरी गुड, तो खड़े होके पढ़ो, जब नींद आएगी तो पता लग जाएगा। तो अगर आपको नींद आती है तो खड़े होके पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जब आप खड़े होके सोएंगे तो धड़ाम से चोट लगेगी और उसके बाद दोबारा कभी नहीं सोएंगे। बेहद जरूरी है दोस्तों किताबें। और जितने भी मीटिंग्स हैं, अब मीटिंग्स में मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो आपसे शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, उस टूल का नाम है बाली सर की एनडीएस, जो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, जिसमें 7 बेसिक्स, 7 मिस्टेक्स, एक बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं, और वाई वेस्टीज, ये 4 कैरिकुलम या 4 मॉड्यूल हैं। हमें खुद, मैं बहुत साथियों से मिलता हूं जो अच्छे अच्छे लेवल पे भी पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अभी तक ये बाली सर की एनडीएस नहीं सुनी है। दोस्तों आप ये एनडीएस एक बार सुन के देखिए, आपको पता लगेगा कि बहुत सारी नॉलेज हमारे पास पहले से मौजूद है। ये एक बेहद जरूरी टूल है। और जितनी भी मीटिंग्स है, जैसे सीएनटी हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे सीनियर्स है जो सीएनटी ऑर्गेनाइज करते हैं, उन सीएनटी का हमें रेगुलर पार्ट बनना है। क्योंकि हमेशा जो सीएनटी है, नए लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेशन का काम करती है, और पुराने लोगों के लिए सीएनटी रिपीटेशन का काम करती है। और जितने भी ये सक्सेस सेमिनार राजू जी आप लोगों के लिए अरेंज कर रहे हैं, इनका रेगुलर पार्ट बनिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। क्योंकि एक कहावत है, दूल्हा वो बढ़िया जिसकी बारात बड़ी। आप अकेले अगर जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगर आपकी टीम जूम मीटिंग अटेंड करेगी तो आपकी ग्रोथ होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको अपनी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाना है, टीम ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाना है। और दोस्तों जितने ज्यादा लोग आपके एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनते चले जाएंगे, आपकी सफलता उतनी तेजी से आगे बढ़ती चली जाएगी। लास्ट में मैं रैप अप करूंगा। 2 चीजें बेहद जरूरी हैं साथ ही साथ। एक, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। दोस्तों बिना गोल के आपको बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है। अगर आपका विजन या ड्रीम क्लियर नहीं है तो आपके एक्शन कमजोर हो जाएंगे, और अगर एक्शन कमजोर हो गए तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है। तो उसके लिए बेहद जरूरी है आपका वाई, क्यों करना चाहते हैं। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, फोन पे बात कीजिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आप अपने वाई क्लियर कीजिए, क्यों इस बिजनेस को करना चाहते हैं। फिर अपने अपलाइन से बैठ के उसकी एक प्लानिंग बनाइए कि मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट ये है कि मुझे 50,000 या 50,000 रुपए महीने की इनकम पे पहुंचना है, मुझे स्कूटी लेनी है, मुझे कार लेनी है। मीडियम टर्म टारगेट आपका ये हो सकता है कि मुझे 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने पे पहुंचना है, मुझे मर्सिडीज लेनी है, मुझे ये गाड़ी लेनी है। और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है। लॉन्ग टर्म टारगेट ये है कि मुझे अपने सपनों का बड़ा घर बनाना है, या मुझे गांव में इतनी जमीन खरीदनी है, या मुझे बच्चों के लिए एक ऐसी एसेट बनानी है,
ये आपके लॉन्ग टर्म विजन हो सकते हैं। और ये तीनों विजन बनाने के बाद अपना एक विजन बोर्ड हमें जरूर बनाना है, क्योंकि ये बोर्ड के ऊपर जो ड्रीम रहेंगे ये हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं। अगर ये क्लियर नहीं होंगे तो हमारे एक्शन उतने मजबूत नहीं होंगे। जितने भी लीडर्स हैं अगर आप उनसे पूछोगे, उनके ड्रीम उनके मुंह पे होते हैं। आप कभी भी उनसे पूछिए, वो हमेशा अपने ड्रीम्स के प्रति क्लियर होते हैं, और यही कारण है कि वो कॉम्प्रोमाइज जोन में नहीं जाते और हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बात मैं सब लोगों से करने वाला हूँ, देखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक तरह का गुरुकुल है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पुराने जमाने में गुरुकुल में राजा महाराजा अपने बच्चों को पढ़ाने भेजा करते थे। क्यों भेजते थे? एक राजा चाहे तो गुरुकुल अपने राजमहल में बना सकता है, बना सकता है नहीं, बट वो क्यों जंगल में भेजता था अपने बच्चों को? वो दो चीज के लिए भेजा करते थे। एक, शिक्षा के साथ वो अपनी ईगो को खत्म करना सीख जाएं, नंबर एक, और नंबर दो, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। दोस्तों, गुरुकुल में वो छोटे छोटे बच्चे भिक्षा खुद मांग के लाते थे, लकड़ी खुद तोड़ते थे, खाना खुद पकाते थे, सारे काम वहां खुद करने होते हैं। तो ये दो चीज वहां सिखाई जाती थी कि एक, आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, और दूसरा, आपको ईगो नहीं रखनी है। क्योंकि जब आदमी भिक्षा मांगेगा और खाना मांगेगा, इसका मतलब उसके अंदर ईगो नहीं रहेगी। और माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं, सीधा अटैक होता है इन दो चीजों के ऊपर, एक ईगो और एक कंफर्ट जोन। जब भी हम किसी के घर जाते हैं, उसे प्लान दिखाते हैं और वो मना करता है, तो हमारे ईगो पे ठेस पहुंचती है। ऐसा होता है नहीं? और दोस्त, जब तक ईगो हमारे अंदर रहेगी तब तक नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफल नहीं हो सकते। और दूसरी चीज होती है दोस्तों, कंफर्ट जोन। नेटवर्क मार्केटिंग में कंफर्ट जोन हमें छोड़ना पड़ेगा। आज हम सभी लोगों से बात होती है, दिन में 3-3, 4-4, 5-5 लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, सीएनटीज कर रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं। आज जहां पूरी दुनिया परेशान है, तरह तरह की चीजें कर रही है, टिकटॉक बना रही है, लेकिन जितने भी वेस्टिजियन है वो सब बिजी हैं। वो या तो जूम मीटिंग कर रहे हैं, या कोई किताब पढ़ रहे हैं, या कोई मेडिटेशन कर रहे हैं। उनका पूरे दिन का स्केड्यूल तैयार है। तो जितने भी सफल लोग हैं वो कंफर्ट जोन से बहुत दूर रहते हैं, और ईगो उनके अंदर कभी नहीं आती है। दोस्तों, ये जो बिजनेस है, ये एक प्रसाद की तरह हमें हर आदमी तक पहुंचाना है, और हर आदमी की जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव ये बिजनेस ला सकता है, वो उसे समझ में आए या ना आए। लेकिन कुदरत ने हमें ये प्रसाद रूपी बिजनेस दिया है, जो हमें हर आदमी तक पहुंचाना है और हर आदमी की जिंदगी में बदलाव लेके आना है। दोस्तों, इसी सोच के साथ, इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपलाइन से काउंसलिंग करते रहिए, मीटिंग्स ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहिए, और सपनों में जिए। जब भी आप इस बिजनेस को करें, जब भी कोई परेशानी आए, तो सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम के बारे में सोचना है, अपनी उस लाल रंग की मर्सिडीज के बारे में सोचना है, अपनी उस ऑडी के बारे में सोचना है। जब भी आपको कोई मना करे, तो उस विदेश यात्रा के बारे में सोचना है, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें आगे लेके जाती है। विद दिस, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। राजू जी, किसी तरह का कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मजा आ गया सर। मैं राजू सर को लेकर लाइन पे ले लेता हूँ। राजू सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आप माइक मेरा खोल दीजिए। जी सर।